तो पेमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इंडिया में जो है उसमें क्या क्या बेसिकली कुछ चीज़ें हैं वो देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो है आपका ईसीएस, नैच यानी नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, सीटीएस यानी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, आईएमपीएस, यूपीआई, फॉरेक्स क्लियरिंग, ये सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, बिफोर मूविंग आप ये देख लीजिए कि चैप्टर का नाम है जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल सी हम लोग कर रहे हैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी, उसका चैप्टर 5 है पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सबसे पहले बात करते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई एक इनिशिएटिव था जो कि आरबीआई ने लिया था और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के साथ मिल करके, किस लिए, जिससे कि रिटेल और पेमेंट सेटलमेंट का जो प्रोसेस इंडिया में उसको बेहतर किया सके। 2008 में इसको बनाया गया, किसके अंतर्गत, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी पीएसएस एक्ट 2007 के अंतर्गत इसको बनाया गया। ठीक है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ पेमेंट सिस्टम प्रोडक्ट बताए गए हैं जो कि एनपीआई मैनेज करता है, जैसे कि एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? तो जो कि सारे एटीएम्स को जोड़ता है। फिर नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस को मेंटेन करता है। रुपे कार्ड, आईएमपीएस, एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा गवर्न करी जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं? एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? ये सबसे बड़ा नेटवर्क है एटीएम्स का इंडिया में, जो कि आईडीआरबीटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ये बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, हैदराबाद में आईडीआरबीटी। इसके बाद 2004 में शुरू किया गया था, बाद में एनपीसीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कब किया? 14 दिसंबर 2009 से। आज की डेट में फिलहाल एनएफएस के थ्रू 1203 मेंबर हैं एनएफएस के, और टोटल 2.55 करीब 2.5 लाख से ऊपर एटीएम इसके द्वारा आपस में कनेक्टेड है। ये एनएफएस ही है जिसकी वजह से आप किसी बैंक का एटीएम किसी भी अन्य बैंक के आउटलेट पे यूज कर सकते हो, वो इसीलिए है। फिर नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस इंप्लीमेंट की गई एनपीसीआई के द्वारा। इसका बेसिकली काम क्या है? ये इंटर बैंक और जो बड़े वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है और जो रिपीटेटिव है नेचर में, उनको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब सैलरीज दी जाती हैं तो एनएच के थ्रू दी जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, XYZ डिपार्टमेंट है या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसको टाटा है, उसको अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो वो नैच के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और सपोज किसी को बिजली का बिल जमा करना है, तो बिजली का बिल 100 लोग जमा कर रहे हैं और जा तो एक ही अकाउंट में रहा है ना, जो जियो की कंपनी है या जो यूपीपीसीएल है उसमें, तो उस केस में वो सारा पैसा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट और डेबिट। मतलब कुल मिलाकर के नैश डेबिट है तो वो एक से कई में चला रहा है, नैश क्रेडिट तो कई से एक में आ जाएगा, ये मतलब है कहने का। ठीक है, ये होता है। तो किस्तें लेने के लिए जो रिपीटेटिव नेचर में है, प्रोडक्ट नेचर में, उसके लिए किया गया है। आईएमपीएस क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये मल्टीपल चांस, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम सबके द्वारा यूटिलाइज होता है। 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है, हॉलीडेज में भी ये चलता रहता है। इससे पेमेंट्स क्या है? सिंपल हो गया पेमेंट करना, मोबाइल नंबर ही काफ़ी होता है बेनिफिशियरी का पेमेंट करने के लिए। यूपीआई आप सबको पता है 24/7 वाली फैसिलिटी है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है इसके थ्रू, और किसी बैंक अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हो। इंस्टेंट जो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन चलता रहता है। ठीक है, इसके आप डिफरेंट मेथड्स के लिए पे कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल में पैसा भेज सकते हो, वर्चुअल एड्रेस पे भेज सकते हो, यूपीआई आईडी भेज सकते हो, अकाउंट नंबर या प्लस एफएससी भेज सकते हो, एक्सेप्ट या कलेक्ट कर सकते हो पैसे की रिक्वेस्ट को स्कैन एंड पे के थ्रू। ये सब इसमें फीचर्स हैं यूपीआई के। फिर बात करते हैं भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की। ये भीम जो है ये मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि एनपीआई के यूपीआई वाले फॉर्मेट पे चलता है। भीम एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। भीम लॉन्च कब किया गया था? 2016 दिसंबर में। भीम 2.0 जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग कैप भीम में 20,000 की एग्जिस्टिंग कैप थी, इसमें बढ़ाकर 1 लाख की कर दी है। मतलब जो वेरीफाइड मर्चेंट्स हैं वो 1 लाख तक का इस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। भीम के कुछ की फीचर्स क्या है? भीम ऐप जो है वो बेसिकली मोबाइल नंबर और डिवाइस आईडी से कनेक्टेड रहता है। मतलब किसी भी ऐप, उस भीम ऐप को यूज़ करने के लिए आपको जो मोबाइल जिस डिवाइस से पड़ा है वो डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपका सिम किसी और मोबाइल में पड़ा आप चला किसी और मोबाइल में भीम रहे हैं, वैसा संभव नहीं है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसमें मोबाइल नंबर और डिवाइस आईडी दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 इसमें पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। पहला तो मोबाइल नंबर, दूसरा डिवाइस आईडी, तीसरा यूपीआई पिन, उसके बाद ही ये ऑपरेट हो सकता है। इसलिए इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है। आधार के थ्रू इसमें यूपीआई पिन रिक्वायर होता है ऐप को खोलने के लिए भी और ट्रांजेक्शन के लिए भी। यूपीआई पिन को रीसेट करने के लिए डेबिट कार्ड के डिटेल्स एसएमएस के द्वारा ऑथेंटिकेट किए जाते हैं। फिर बात करते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की। भारत बिल पेमेंट सिस्टम का क्लियर है कि ये लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा पेमेंट्स करने के, यूटिलिटी बिल्स जो है उनको पेमेंट करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का? ये बेसिकली एक एक्सेसिबल मतलब एनी टाइम एनी वेयर ऑप्शन फॉर्मेट पे चलता है, कभी भी कहीं भी यूज़ कर लो आप इसको, उससे बिल पेमेंट कर सकते हो। मल्टीपल नंबर ऑफ पेमेंट्स इसमें पेमेंट किए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे ये नहीं है कि आपको बिजली का बिल अलग ऐप से पे करना है, फ़ोन का अलग ऐप से पे करना, रिचार्ज अलग ऐप से करना है, ये सारे काम आप एक ही उससे कर सकते हो, वो किससे? बीबीपीएस से। बेनिफिट क्या है बीबीपीएस के? कस्टमर बेनिफिट क्या है? एक तो कस्टमर को
कहीं से भी इसकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, एनी टाइम एनीवेयर एनी 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 प्लेस। और उसके साथ में इसमें मल्टी मोड्स ऑफ पेमेंट रहते हैं, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जो भी आप बिल को कर रहे हो वो एक सिंगल पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। जो कन्फर्मेशन है वो इंस्टेंटली आपको एसएमएस या ईमेल या फिर पेपर रिसिप्ट, साइन पेपर रिसिप्ट के माध्यम से मिल जाता है। फिर भारत क्यूआर की बात करते हैं। भारत क्यूआर P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन है जो कि एनपीसीआई ने वीज़ा और मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ मिलकर के शुरू किया। ठीक है। रूपे जो है, रूपे एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस है जो कि ये नेटवर्क लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा 2012 में। ये रूपे जो वर्ड बना कैसे, रूपी और पेमेंट को मिलाकर क्या हुआ, रूपी का रू ले लिया और पेमेंट का पे लिया तो रूपे बना है। ये इंडिया इससे क्या करता है, वर्चुअल कार्ड जो मार्केट उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है। बेनिफिट्स क्या है रूपे के, एक तो कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी लेस है। भैया सब कुछ सारा जब काम डोमेस्टिकली हो रहा है, सब कुछ इंडिया में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इंडिया ही कार्ड उसको मैनेज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कम है क्योंकि डोमेस्टिकली काम हो रहा है। कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से इसमें प्रोडक्ट्स डिजाइन किया सकते हैं। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है वो सब कुछ इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है, तो प्रोटेक्शन, तो डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन करी गई है इसमें, अच्छी मेंटेन है, मतलब बशर्ते वीज़ा और मास्टर कार्ड से ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑप्शंस जो होते हैं, जो भी अनटैप्ड पॉपुलेशन है, मतलब जहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड है, रूरल एरिया या एक्सट्रीम जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे अभी बैंक्स टैप नहीं कर पाए, उन सब एरियाज में भी रूपे अपनी पैठ बना रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी डिफरेंट बिटवीन पेमेंट चैनल्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब अलग अलग चैनल्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी भी रुपए की हेल्प से बहुत अच्छी बन जाती है। एनपीसीआई जो करंटली क्या करता है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे एटीएम, चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी, चाहे चेक्स हो, सभी में अपनी पैठ बना रहा है और सबके थ्रू, रुपए कार्ड के थ्रू सबको ग्रोथ देने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि विजन है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया का इसमें 3 तरह के विजन इसमें बताए हैं। बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ बेसिक ड्यूटी, मतलब हर एक सिटीजन के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर गवर्नमेंट एंड सर्विस होगी ऑन डिमांड, और डिजिटल एम्पावरमेंट, सिटीजन का डिजिटल एम्पावरमेंट। ये तीनों चीज़ें, ये विजन बताया गया डिजिटल का। सबसे इंपॉर्टेंट में फैक्टर क्या आता है, आधार। आधार आपको पता है 12 डिजिट आधार नंबर होता है। ये इसमें यूनिकनेस ये है कि अगर एक आदमी दोबारा आधार बनवाने जाएगा जो पहले बनवा चुका है, तो डेमोग्राफिक डेटा और बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन के थ्रू पकड़ में आ जाएगा कि दोबारा बनवाया है। तो एक व्यक्ति, जैसे आपने पहले होता था ना कि एक आदमी के 2 पैन कार्ड बने, एक आदमी के 2-3 वोटर आईडी बने, उसने लोकेशन चेंज करी, कहीं और रहने लगा तो वहाँ नया वोटर आईडी बन गया, ये बहुत होता था पहले। लेकिन आधार की वजह से, क्योंकि डेमोग्राफिक डेटा है और तुरंत डेटा उसमें मैच हो जाता है सिस्टम में, इसलिए डीडुप्लीकेशन हो जाता है और एक आदमी का एक ही आधार हो सकता है। इससे क्या होता है कि जो डेटाबेस है वो अपडेट रहता है और एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं आने पाता है। इसी की तरह इन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जनधन योजना का मतलब का मेन एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे कि आम आदमी जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन भी अगर व्यक्ति है तो भी वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। क्या क्या एडवांटेज जनधन योजना के, इनमें मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है, रुपए डेबिट कार्ड प्राप्त होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है 10,000 तक की पर फैमिली। ठीक है, फैमिली मतलब एक मेंबर को। इसमें डैड बेनिफिट के ट्रांसफर, डीबीटी वगैरह का जो पेंशन का पैसा हो या नरेगा का पैसा हो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एडवांटेज मिलता है, एपीवाई का, पीएमएसबीवाई का, मुद्रा का, ये सारे एडवांटेज इसमें प्राप्त होते हैं। फिर जैम ट्रिनिटी क्या है, जैम ट्रिनिटी अब तो उतना फेमस नहीं रहेगा, पहले बहुत फेमस था। जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। तो जनधन अकाउंट होना कंपलसरी है, उसके बाद आधार होना है, फिर मोबाइल है। किसी प्रकार की सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जैम के। जैम का बेनिफिट ये है कि इससे क्या होगा कि करप्शन कम हो सकता है, इरेगुलरिटीज हैं, रॉन्ग डूइंग्स, ये सब कम हो जाएगा। और पिलफिलेज, मतलब कि जो पहले क्या था ना कि ऊपर से 1 रुपये भेजा गया और नीचे आते आते 10 ही पैसे मिला गरीब आदमी को, वो खत्म है। क्यों? क्योंकि आधार के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से जनधन अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा आ रहा है, जिसको बोलते हैं डीबीटी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज जैम का। फिर डिजिटल अभियान क्या है, डीबीटी वॉज स्टैब्लिश टू ओवरऑल द गवर्नमेंट। डीबीटी लाई इसीलिए कि इससे गवर्नमेंट का ओवरऑल जो पेमेंट सिस्टम है उसको इन्हांस किया जा सके। डीबीटी से क्या हुआ है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सब कुछ बढ़ा है। फिर आते हैं लास्ट हम लोग जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, इसको जेम पोर्टल भी कहा जाता है। जेम एक वन स्टॉप शॉप है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन होता है वैसे ही जेम होता है। जेम पे बस फर्क ये है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जिसको कुछ भी माल प्रोक्योर करना है मार्केट से, उसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी ब्रांच में अलमीरा लगवानी है, तो वो अलमीरा कहाँ से ऑर्डर होगी, जेम पोर्टल से ऑर्डर होगी। ठीक है, तो जेम पोर्टल उसके लिए वो एक तरह सरकारी डिपार्टमेंट का फ्लिपकार्ट है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं जेम से सामान खरीदने, एक तो उस पर रिच लिस्टिंग, मतलब प्रॉपर लिस्टिंग रहती है, आप सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हो, गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन आपको प्राप्त हो सकते हैं, जो प्रोसेस है खरीदने का बहुत सिंपल है। वेंडर रेटिंग सिस्टम है, मतलब आपने सामान लिया, आपको नहीं पाया तो वेंडर को रेटिंग भी दे सकते हो, तो अगले लोग उससे सामान नहीं लेंगे ज़्यादा लोग। ठीक है, यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है और
रिटर्न पॉलिसी बहुत सिंपल है। सेलर्स को क्या फ़ायदा है, सेलर्स को जो है डायरेक्टली सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सेस प्राप्त हो जाता है। सेलर्स को मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, मिनिमम एफर्ट्स करने पड़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो सीधे उनसे ऑर्डर कर लेगा। बिड्स वगैरह के लिए वन स्टॉप शॉप है, मतलब कि आपको अलग से हर बार बिड्स के लिए टेंडर नहीं डालने की आवश्यकता है, उसी पे सारा काम हो जाएगा। जो प्राइसिंग है वो डायनेमिक है, मतलब डिमांड सप्लाई पे चलेगी। डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो या कम हो जाएगी, डिपेंड करता है, तो वो भी एक फ़ायदा है इसमें। और सेलर फ्रेंडली डैशबोर्ड है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।